हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्विकली रिवाइज करेंगे। सारे कंसेप्ट्स कवर करेंगे हम आज की क्लास में। देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सबसे पहले बात आती है कि पीपीई होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है कोई भी टेंजिबल आइटम, टेंजिबल की बात कर रहे हैं, इंटेंजिबल के लिए अलग एएस है, AS 26। कोई भी टेंजिबल आइटम जो हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, रेंटल टू अदर्स में, रेंटल टू अदर्स मतलब बिल्डिंग ले रखी है उसको किराए पर चढ़ा दिया, वो भी एक पीपीई की डेफिनेशन में कवर होगा। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज में, जैसे जो ऑफिस में हमारे असेट्स रखे। समझ में आ गया? तो आप यहां पर देखिए, टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज। एंड दूसरी बात क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा यूज होने चाहिए। ठीक है, तभी जाकर वो क्या बनेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसमें क्लेरिफिकेशन आती है बियरर प्लांट्स की। तो आप देखिए यहाँ पर साइड में मैंने दे रखा है अप्लाइज टू बियरर प्लांट्स। बियरर प्लांट्स होते क्या हैं, पहले ये समझते हैं। यूज्ड इन द प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रोडक्शन या सप्लाई में यूज होते हो। एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, जो प्रोड्यूस को, ठीक है, अपने पास मतलब जिसको प्रोडक्शन में 12 महीने से ज्यादा का समय लगे। जैसे मैंगो ट्री, रबर ट्री, ये जो होते हैं इनमें 1 साल से ज्यादा का समय लगता है, 2 से 3 4 साल भी लगते हैं। तो वो क्या आएंगे, बियरर प्लांट्स। लेकिन जो हमारी जो एनुअल क्रॉप्स होती हैं जैसे मेज, व्हीट वगैरह, ये सब बियरर प्लांट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होती। समझ में आ गई बात? रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट स्क्रैप। ठीक है, और वो हम जो पेड़ वगैरह लगा रहे हैं वो पेड़ को बेचने के लिए नहीं लगा रहे, हाँ उस पर जो फल वगैरह होंगे, ठीक है, उनको बेचेंगे हम। समझ में आ गया? लेकिन अगर आप ये लकड़ी को बेचने के लिए इन पेड़ों को लगा रहे हैं तो वो भी बियरर प्लांट की डेफिनेशन में कवर नहीं होता। समझ में आई बात? देखिए, रिकॉग्नाइज करना कब है, अब यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है रिकॉग्नाइज कब कर सकते हैं हम, अगर आपको लगता है हाँ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं इससे, एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर कॉस्ट हम मेजर कर सकते हैं रिलायबली और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उस असेट से, तब आप उसको पीपीई को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। देखिए, यहां पर मैंने कोशिश करी हुई है कि 1-2 पेज में ही हमारे सारे नोट्स कवर हो जाएं। ठीक है, जितना ज्यादा, क्योंकि आपको क्विकली रिवाइज करना है इस चैप्टर को। ठीक है, इस वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 पेज में ही कवर हो जाए और आपको एक साइकोलॉजिकली भी लगता है कि बस 2 ही तो पेज है। ठीक है, आइए, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले जब हम इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं पीपीई को तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। अब यहां पर बात आती है, अगर हमने असेट को परचेज करा है, ठीक है, असेट को आपने खुद मतलब खरीदा है, बनाया नहीं है, तो एक तो परचेज प्राइस क्या क्या आएगा उसकी कॉस्ट में, कितने का खरीदा, प्लस नॉन क्रेडिटेबल टैक्सेस, टैक्सेस जिसका आप इनपुट नहीं लोगे, जिसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वो टैक्स इंक्लूड कर सकते हो, प्लस माइनस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस डायरेक्ट इनकम। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम क्या होते हैं अभी डिस्कस करते हैं। प्लस इनिशियल एस्टिमेट ऑफ रिस्टोरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहते हैं कि अगर आपकी एसेट कोई ऐसी है जिसको प्रॉपर फिट करवाना पड़ रहा है और उसको वहां से हटाने में भी खर्चा होगा, तो जैसे कोई, हमने कुर्सी खरीदी, तो कुर्सी क्या है, खरीदी बस उसको रख दी, उसमें तो कोई रिस्टोरेशन का खर्चा नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर किसी ऑफिस ने प्लांट एसी लगवाया, तो प्लांट एसी अगर हटाना है तो ऐसे नहीं कि बस उसको कोई भी बंदा हटा देगा, उसको प्रॉपर तरीके से हटाया जाएगा और हटाने का भी खर्चा लगेगा। तो इनिशियल एस्टिमेट ऑफ रिस्टोरेशन, उसका भी एस्टिमेट लगाया जाएगा, वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ठीक है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, लेकिन अगर आपने इसको सेल्फ कंस्ट्रक्ट करा है, खुद बनाया है, तो ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट, जो मटेरियल की कॉस्ट लगी, लेबर कॉस्ट, जो आप लेबर की कॉस्ट मतलब जो वेजेस वगैरह लेबर को दे रहे हैं हम। ठीक है, फिक्स्ड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, आपको पता होंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स में क्या फर्क होता है। देखो, जो आउटपुट के अकॉर्डिंगली वेरी करे वो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारा हर यूनिट कुछ बिजली खींचता है, हम जितने यूनिट बनाते हैं उसमें कुछ पावर लगती है, बिजली लगती है, तो वो क्या हो गया, वेरिएबल ओवरहेड। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड क्या हो गया, फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर बिठा रखा है, तो यूनिट कितने भी बने उस सुपरवाइजर की सैलरी फिक्स है, तो वो फिक्स्ड ओवरहेड है, वो आउटपुट के अकॉर्डिंगली वेरी नहीं करता, वो फिक्स्ड ओवरहेड है। प्लस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस इनकम जो भी डिस्कस करेंगे, प्लस बोरिंग कॉस्ट। आपको AS 16 में पता होगा क्वालिफाइंग असेट्स जो होती हैं, ठीक है, उसकी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं, बाकी डिटेल में तो AS 16 में पढ़ेंगे ही। समझ में आ गई बात? अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम क्या होते हैं, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए क्या है, इंक्लूड ऑल कॉस्ट फॉर, यहां पर मैंने देखिए लिख रखा है,
ऑल कॉस्ट फॉर लोकेशन एंड कंडीशन एज डिजायर्ड बाय द मैनेजमेंट। दो वर्ड है, लोकेशन एंड कंडीशन। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होंगे? जो जैसा मैनेजमेंट ने चाहा था, जिस लोकेशन पर और जिस स्थिति में मैनेजमेंट चाहती थी, उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, उस कंडीशन में और उस लोकेशन पर भी। ठीक है, अगर कंडीशन में तो है लेकिन वो उस लोकेशन पर ही नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। मतलब लोकेशन तक लाने में जो खर्चा हो रहा है उसका कैरेज इनवर्ड, ठीक है, वो भी इंक्लूड होगा कॉस्ट में। समझ में आई बात? कौन कौन से इंक्लूड होते हैं देखिए, इंक्लूड और नॉट इंक्लूड के मैंने दो यहाँ पर कॉलम बना रखे। इंक्लूड क्या क्या होगा? कॉस्ट ऑफ, देखिए इसके स्टडी मटेरियल में डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है, डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन और असेंबली कॉस्ट, इंस्टॉल करने की और उसको असेंबल करने की, अगर अलग अलग पार्ट्स हैं उसको असेंबल करना पड़ेगा। प्रोफेशनल फीस, अगर इंजीनियर वगैरह की कोई फीस लगती है उसको, उसके लिए। एम्प्लॉय बेनिफिट इफ यूज्ड इन पीपीई, अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई एम्प्लॉय बेनिफिट, मतलब उसमें हमारे लोगों को भी लगाना पड़ा एक दो दिन के लिए उस सेट को रखने के लिए यहाँ पर, तो फिर उनकी वो जो उन दिनों की वेजेस होगी वो भी इंक्लूड होगी। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, टेस्ट कर रहे हैं अगर हम तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग आफ्टर डिडक्टिंग नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स। अगर टेस्टिंग करते वक्त कुछ यूनिट निकल के आए और वो बिक भी गए तो उससे जो इनकम हुई वो माइनस करके जो भी कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग है वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं पीपीई में। क्या नहीं करना इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या क्या नहीं करना। ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, ठीक है, किसी से फीता कटवाने के लिए किसी नेता को बुलाया, किसी वीआईपी को बुलाया, जो भी इनॉग्रेशन कॉस्ट हुई वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे पीपीई में। एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल एक्टिविटी, कोई भी एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करा, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट या सर्विस, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, जो भी जनरल ओवरहेड्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होते हैं, वो इंक्लूड नहीं होते। फिर ऊपर तो लिखा था ओवरहेड्स इंक्लूड होते हैं, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहा है। मैंने सुपरवाइजर कहा था, मैंने सीए की सर्विस नहीं कहा था कि ऑफिस में सीए बैठा है उसको इंक्लूड कर दो, ठीक है, नहीं। कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, न्यू कस्टमर एंड कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। अगर जब तक असेट बन रही है आपकी, बनकर तैयार हो रही है, तब तक के लिए आपको कहीं और जाकर काम करना पड़ रहा है, तो वो जो खर्चा हो रहा है दूसरी जगह पे वो इस वाली पीपीई में इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आई बात? अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा क्लाउड बना रखा है, ये देखिए, ये कहता है इससे एमसीक्यू आ सकते हैं। इनसिग्निफिकेंट आइटम, छोटी छोटी आइटम्स को हम एग्रीगेट कर कर एक साथ, जो ये पेचकस वगैरह छोटी छोटी चीजें होती है असेट्स के, ये बड़ी मशीनों के साथ आती है, इन सबको एक साथ भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो। इमटेरियल आइटम्स में भी एक्सपेंस, और आपको लगता है कि इसकी तो वैल्यू ही क्या है, बहुत छोटी सी चीज है, तो ठीक है उसको एक्सपेंस कर दो, उसको असेट मत बनाओ। ठीक है, आपको लगता है कि इसकी वैल्यू बहुत कम है तो। दूसरा यहाँ पर देखिए मैंने इनकम के बारे में लिख रखा है, इनकम ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। इनकम अगर ऐसा लगता है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूट की जा सकती है एसेट से, जैसे कि कहीं हमारे को बिल्डिंग को रिनोवेट करवाना था तो जो पुराना बना हुआ था उसको तोड़ा और उसका जो मलबा निकला वो बेच दिया, तो ये डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट इनकम है तो पीपी की कॉस्ट में से माइनस करेंगे। लेकिन अगर एक जगह खाली थी वहां पर रिनोवेशन होनी थी, तो जब तक रिनोवेशन होती तब तक हमने उसकी पार्किंग बना ली और लोगों की गाड़ियां यहाँ पर पार्क करवा दी और उसको यूज कर रहे हैं और उससे इनकम कमा ली, तो ये डायरेक्ट इनकम नहीं है, तो इसको हम कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे, इसको अलग से पी एंड एल में इनकम दिखाएंगे। समझ में आई बात? अब देखिए कहता है असेट एक्वायर्ड फॉर नॉन कैश या पार्टली कैश कंसिडरेशन। ये कहता है असेट अगर आपने पैसों के बदले किसी और चीज में ली तो ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती है, या तो कमर्शियल सब्सटेंस है या कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। ये क्या होता है कमर्शियल सब्सटेंस? कमर्शियल सब्सटेंस होने का मतलब है कि आपके कैश फ्लोज में कोई बदलाव आए। ठीक है, पहले क्या था, पहले क्या स्थिति थी हमारी कंपनी की और अब क्या है, उस असेट के आने के बाद अगर कुछ ऐसा चेंजेस आ रहे हैं तो माना जाएगा कि कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे हम नई वाली एसेट को? फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, जो असेट आपने दे दी, असेट गिव अप कर दी, उस पर, उसकी फेयर वैल्यू पर, अगर वो अवेलेबल नहीं है या रिलायबल नहीं है तो जो असेट एक्वायर हो रही है उसकी फेयर वैल्यू वो भी अवेलेबल नहीं है या रिलायबल नहीं है, तो डब्ल्यूडीवी ऑफ असेट गिवन अप, तो फिर डब्ल्यूडीवी तो होगी ना, कैरिंग अमाउंट तो होगा ही जो असेट आपके पास से जा रही है। आखिरी ऑप्शन यही बचता है। लेकिन अगर कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं तो फिर जो आखिरी ऑप्शन ऊपर वाले में था ना डब्ल्यूडीवी ऑफ असेट गिवन अप, सीधा वही वाला लिखो। समझ में आई बात?
सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर की बात करता है। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो बाद में खर्चे हो रहे हैं असेट पे। अगर नॉर्मल रेगुलर डे टू डे खर्चे हैं, जैसे बिल्डिंग पर व्हाइट वॉश करवा दिया, तो ठीक है, ये पी एंड एल में आप लेकर जाओ, इसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो इंक्रीज करता है लाइफ या एफिशिएंसी को, जो एसेट की लाइफ बढ़ा दे, जैसे बैटरी मतलब खराब हो रही थी, अब किसी इंजीनियर ने बताया कि अगर आप इसकी इन्वर्टर की बैटरी चेंज कर देते हो तो अभी और 3 साल निकाल देगा ये, वरना इसको बेच दो, बेकार हो गया, ये फेंक दो। तो अगर लाइफ इंक्रीज हो रही है तो कैपिटलाइज करेंगे हम। ठीक है। मेजर रिप्लेसमेंट, इंस्पेक्शन या ओवरहॉल, अगर कोई मेजर रिप्लेसमेंट कर रहे हो किसी पार्ट की, तो उसको कैसे करना है? देखिए, डब्ल्यूडीवी जो ऑलरेडी है हमारी एसेट की, हमारी बुक्स में, नया पार्ट जो आप लेके आए उसकी कॉस्ट, और जो पुराना हटाया रिप्लेस किया उसकी क्या डब्ल्यूडीवी थी, उसको माइनस कर देंगे, तो ये रिवाइज डब्ल्यूडीवी निकल कर आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब असेट को हमने एक बार मेजर कर लिया कॉस्ट पे, आगे हमारे पास ऑप्शन है चाहे हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करें या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है। असेट्स को फेयर वैल्यू पर भी रिकॉर्ड किया जा सकता है आगे, या कॉस्ट पर ही रहने दो, आप डेप्रिसिएशन लगाते रहो। ठीक है। देखिए, तो यह रिवैल्यूएशन मॉडल में कहते हैं अप्लाई टू एंटायर क्लास, ये इंपॉर्टेंट है, एंटायर क्लास ऑफ पीपीई। एंटायर क्लास मतलब या तो जितने भी आपके पास, क्लास क्या होती है अलग अलग, जैसे प्लांट एंड मशीनरी एक क्लास है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एक क्लास है, लैंड एंड बिल्डिंग एक क्लास है। तो अलग अलग क्लास पर आप, मतलब अगर आप किसी भी असेट पर लगा रहे तो उस पूरी क्लास पर आप रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करोगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका एक प्लांट तो रिवैल्यूएशन पे और दूसरा प्लांट जो है वो कॉस्ट मॉडल पे फॉलो हो रहा है, ये गलत है। ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पूरा प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूएशन मॉडल पे, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पे, ये चलता है। ठीक है। तो एंटायर क्लास पे होगा। ठीक है। एमसीक्यू आ सकता है। असेट विद वॉलेटाइल चेंजेस, अगर वॉलेटाइल चेंजेस है जिसकी फेयर वैल्यू बहुत बदलती रहती है, तो उसको तो भैया फिर एनुअली देखते रहो कि उसकी अब क्या वैल्यू है। लेकिन अगर बाकी के लिए जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती, तो 3 या 5 साल ठीक रहेंगे उसके लिए। कौन कैसे फेयर वैल्यू क्या लेनी है रिवैल्यूएशन के लिए, तो यहाँ पर बता रखा है, देखिए, ये कहते हैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड वैल्यूअर्स, या तो प्रोफेशनली वैल्यू क्वालिफाइड वैल्यूअर से निकलवाओ वैल्यू, अगर वो नहीं निकाल रहे तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो इनकम अप्रोच। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको कितने मिलने वाले हैं। ठीक है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर उस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज कर सकते हो, वो भी फेयर वैल्यू कहलाएगी। कॉस्ट मॉडल में कैसे होता है और रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या वैल्यू आती है? देखिए, कॉस्ट मॉडल आपको पता ही है, ये वैल्यू है, माइनस करेंगे इसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और अगर इंपेयरमेंट लॉस कुछ होगा, इसका एएस आएगा, तो वो भी माइनस करके कैरिंग अमाउंट निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू, जो फेयर वैल्यू निकाली उसके बाद अब आगे जो डेप्रिसिएशन लगने, सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और सब्सिक्वेंट इंपेयरमेंट लॉस माइनस करके कैरिंग अमाउंट हमारा निकल कर आ जाएगा। आई बात समझ में? अब रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है उसको समझते हैं। इसकी दो टेक्निक्स हैं। देखिए, सबसे पहले टेक्निक वन, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट करते हैं, और दूसरी टेक्निक में हम लोग डब्ल्यू मतलब जो हमारी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम उसको रिवर्स करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट है 1000 रुपए की, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट, उस पर आज तक डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा 400 रुपए का, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई? 600 रुपए। ये कहते हैं अब इसकी रिवैल्यू करके वैल्यू आ रही है, फेयर वैल्यू निकल के आ रही है 1500 रुपए। ठीक है। टेक्निक वन से चलते हैं, जिसमें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को हमें एडजस्ट करना होगा। पहले क्या थी, बाद में क्या होगी? देखिए, 1000 माइनस 400, 600 रुपए थी पहले वैल्यू, है ना, 1000 ओरिजिनल कॉस्ट थी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400 था, 600 रुपए रह गई। अब ये कहता है 600 वाली चीज अब कितने की हो गई? 1500 की फेयर वैल्यू। ठीक है। तो 600 जब 1500 की है, तो 1000 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? यूनिटरी मेथड से नीचे निकाल के देख रखा है, 600 वाली 1500 की, तो 1000 की वैल्यू 2500 आएगी। जैसे आप बचपन में करते थे ना कि 60 टॉफी इतने की, तो 3 टॉफी कितने की, तो वैसे ही कर रहे हैं कि 600 वाली वैल्यू अगर 1500 है तो 1000 वाली कितनी आई? 2500। अब 2500 में क्या माइनस करें कि 1500 आ जाए? 1000 ही माइनस करेंगे, वरना आप इस 1000 को भी निकाल के देख लो। जैसे 600 की वैल्यू 1500 हो गई, तो 400 की कितनी होगी? 1000 होगी, माइनस करोगे तो 1500 निकल के आ गई। पहली टेक्निक में हमने क्या किया? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट करा। क्या जर्नल एंट्री बनी? पीपी कितना बढ़ाया आपने? 1000। देखो, ये तो नेट वैल्यू है ना, 600 और 1500, इसकी एंट्री थोड़ी ना होगी। एंट्री तो हम लोग कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की करेंगे, नेट तो निकल के आता है रिजल्ट। पीपी कितना बढ़ाया? 1500 रुपए से, क्योंकि 1000 की चीज आपने 2500 कर दी। डेप्रिसिएशन कितना बढ़ाया? 400 से 1000 कर दिया, 600 रुपए बढ़ाया। तो 1500 ये बढ़ाया, 600 ये बढ़ाया, तो इसका मतलब नेट आपको गेन कितना हुआ? 900 रुपए का। दूसरी टेक्निक कहते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हटा दो। कैसे? जैसे 600 की चीज हुई तो यहाँ पे भी वही 1500 की है, तो कहता है 400 वाले को रिवर्स कर दो,
तो 400 को रिवर्स कर दिया 0। अब कितने में 0 माइनस करें कि 1500 आ जाए? 1500 में। तो 1500 माइनस 0 1500। तो इसमें क्या करेंगे हम? जर्नल एंट्री। आपने क्या किया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरा रिवर्स मारा, 400 रुपए डेबिट हो गया। पीपी कितना बढ़ाया? 1000 से 1500 करा तो 500 रुपए बढ़ाया। टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन 900 रुपए आ गया। आई बात समझ में? तो दोनों टेक्निक में से कोई सी भी टेक्निक यूज की जा सकती है। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन में जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसका करना क्या है। देखिए इसका क्रक्स ये है कि आप जबरदस्ती अपनी इनकम से इन्फ्लेट करके पी&एल में ना दिखा दो। खर्चे दिखा दो कोई बात नहीं, लेकिन इनकम से आप इन्फ्लेट करके मत दिखाना। तो रिवैल्यूएशन में अगर इंक्रीज हो रहा है, फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से बढ़ी हुई आई, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको कहां क्रेडिट करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस में, पी&एल में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो कहां लिखेंगे? तब खर्चों में लिख सकते हो आप, डेबिटेड टू पी&एल अकाउंट। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये कहता है अगर इंक्रीज हो रहा है किसी डिक्रीज के बाद, पहले डिक्रीज हुआ था, डिक्रीज होता तो क्या करते हैं? पी&एल में ले जाते हैं खर्चा। तो ठीक है, आप पी&एल में पहले ले गए थे, अब अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो जितना आप पहले लेके गए थे ना खर्चा, उतने तक तो आपको अलाउड है, आप उतनी इनकम दिखा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा तो फिर किस में डालना? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। ठीक है, उससे जितना भी एक्सेस आएगा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में। लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज के केस में हमने क्या कहा था कि खर्चा डेबिट करेंगे पी&एल में। लेकिन अगर आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है, जितना भी आपके पास अवेलेबल है, पहले उसमें खर्चे को डेबिट करो। उससे ज्यादा कुछ हो रहा है तो आप किस में डालो? पी&एल में। आई बात समझ में? रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या करते हैं? देखो, असेट रिटायर्ड या डिस्पोज्ड ऑफ, अगर असेट आपने डिस्पोज ऑफ कर दी, खत्म कर दी, तो उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को हम बाद में रेवेन्यू रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पी&एल के थ्रू नहीं करना। रेवेन्यू रिजर्व्स में डालो, फिर उसके बाद उसको फ्री रिजर्व हो गए, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, उसको ओनर्स में डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो। लेकिन असेट अगर अभी भी यूज में है तो क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस ऐसे ही बस देखने के लिए रखा रहेगा? तो कहते हैं ठीक है, एक काम करो, जो डेप्रिसिएशन आपका बढ़ा, बढ़ा मतलब जो आपका कैरिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन था और जो फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन आ रहा है, जितना भी इंक्रीमेंट डेप्रिसिएशन आपने पी&एल में लेके गए होंगे खर्चा, है ना, उतना एक्सेस, तो उतने तक तो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को फ्री रिजर्व्स में डाल सकते हो, मतलब रेवेन्यू रिजर्व्स में डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। ठीक है। तो डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन एज पर कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन मॉडल मे बी ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व्स बट नॉट थ्रू पी&एल। बट ये काम पी&एल के थ्रू मत करिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन क्या होता है, सबको पता है, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। ठीक है। डेप्रिसिएशन, ईच सिग्निफिकेंट पार्ट डेप्रिशिएटेड सेपरेटली, हर सिग्निफिकेंट पार्ट को हम सेपरेटली वो करेंगे डेप्रिशिएट। ठीक है, अगर उसकी लाइफ वगैरह अलग है तो। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आइटम, लेकिन एक ही आइटम के अगर अलग अलग कंपोनेंट जिसकी लाइफ लगभग सेम है, सेम लाइफ है, तो ठीक है, उसको ग्रुप करके डेप्रिसिएशन कर दो, कोई बात नहीं। स्टार्ट्स व्हेन डेप्रिसिएशन इज असेट इज अवेलेबल फॉर यूज, अगर अवेलेबल फॉर यूज होगा तब से ही डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, पुट टू यूज नहीं है ये इनकम टैक्स की तरह, अवेलेबल फॉर यूज। जैसे एसेट हमारे यहाँ आ गई, शुरू कर दो डेप्रिसिएशन, चाहे आपने यूज करनी शुरू करी या नहीं करी। रेजिडुअल वैल्यू मेथड क्या है डेप्रिसिएशन का? या लाइफ, ये हर साल रिव्यू की जानी चाहिए। नॉट एन ऑप्शन, ये कंपलसरी है। डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं कि हम इस साल नहीं चार्ज कर रहे, अगले साल कर लेंगे, फिर अगले साल छोड़ के उससे अगले साल करेंगे, नहीं, कंपलसरी है। डेप्रिसिएशन बंद हो जाएगा, सीज इज व्हेन रेजिडुअल वैल्यू अगर बढ़ जाए कैरिंग अमाउंट से। ठीक है, मतलब आपने इतना डेप्रिशिएट कर दिया कि अब उसकी वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू से भी ज्यादा कम आ गई। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा? हम डेप्रिसिएशन बंद कर देंगे। अब उससे ज्यादा क्या, तो रेजिडुअल वैल्यू पे आ गई असेट। असेट अगर आपने डी रिकॉग्नाइज कर दी, तब भी, जब असेट ही नहीं रही हमारे यहाँ, उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया बुक्स में से, तो फिर डेप्रिसिएशन किस चीज पे लगाओगे? या फिर असेट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, ठीक है, अब उसको यूज नहीं कर रहे, एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, केवल एक्टिव यूज से रिटायर करा कि अभी उस पर हम काम नहीं कर रहे, उस असेट को यूज नहीं कर रहे, तब तो डेप्रिसिएशन चलता रहेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन एंड करके क्या है? हेल्ड फॉर डिस्पोजल, डिस्पोजल के लिए भी रखा हुआ है, बस अब इसको बेचना है हमारे को। तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, रिटायर्ड एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, तब आपका डेप्रिसिएशन सीजेस। ठीक है। चेंज इन एग्जिस्टिंग, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज, ये आपको बताया हुआ है पहले, जब मैंने कॉस्ट में बताया था ना कि हम रिस्टोरेशन की कॉस्ट की, जैसे जब हमारे असेट हमने खरीदा, उसके बाद जब हम इसको हटाएंगे यहाँ से तो भी खर्चा लग सकता है, तो वो रिस्टोरेशन वगैरह की कॉस्ट कह रहा है। कह रहा है अगर इसमें आपको लगता है अब कोई चेंज आया है, इसमें ऐसा लगता है कि ये लाइबिलिटी अब बदलनी चाहिए, तो
ठीक है, अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते थे या रिवैल्यूएशन उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो लाइबिलिटी में जो बदलाव आया तो वो तो या तो ऐड कर देंगे या डिडक्ट कर देंगे कॉस्ट ऑफ रिलेटेड एसेट से। ठीक है, ये बात सही भी है। अगर आपको लगता है कि वो लाइबिलिटी अब बढ़ेगी और खर्चा होगा उसको हटाने के लिए यहाँ से, डिमोलिश करने के लिए यहाँ से, तो ठीक है, उस केस में हम लोग ऐड कर देंगे, और लगता है नहीं खर्चा कम होगा तो डिडक्ट कर देंगे कॉस्ट में से। लेकिन अगर जो डिक्रीज है, ठीक है, कैरिंग अमाउंट से भी कम है, मतलब कहने का मतलब जो डिक्रीज होने वाला है इतना डिक्रीज हो गया कि अपने जो कैरिंग अमाउंट लिखा है उससे भी बढ़ गया, तो ऐसे केस में तो जितना भी एक्सेस है P&L में ले जाएंगे, कोई माइनस में थोड़ी ना दिखाएंगे एसेट को। और अगर एडिशन है तो एक बार इंपेयरमेंट के लिए जरूर चेक कर लें। रिवैल्यूएशन मॉडल अगर फॉलो हो रहा था तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी को हम रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाएंगे। जितनी भी हमारी लाइबिलिटी कम हुई, ठीक है, रिस्टोरेशन की, तो उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाओ। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, P&L में ले जा सकते हो, जैसे ऊपर बताया था रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए। ठीक है, टेक टू P&L टू द एक्सटेंट इट रिवर्सेस रिवैल्यूएशन डेफिसिट। ठीक है, अगर आपने पहले डेफिसिट दिखाया हुआ है तो ठीक है उतना ले जाओ रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो P&L में लेके जाना है, खर्चा दिखाना है। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल है बुक्स में तो जितना है पहले उसमें खर्चा डालो, बाकी सारा P&L में डालो। असेट्स को डी रिकॉग्नाइज करना, बुक से हटाना। कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज होता है कब कब, जब आपने बेच दी या चोरी हो गई या खत्म हो गई। ठीक है, ऑन डिस्पोजल बाय सेल, डोनेशन, दान कर दी किसी को, फाइनेंशियल लीज, लीज में दे दी किसी को, या फिर नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूज या डिस्पोजल, लेकिन या फिर उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं नजर आ रहे तो भी डी रिकॉग्नाइज कर देंगे आप। डी रिकॉग्निशन पे नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, जितना पैसा आपको मिला माइनस जो कैरिंग अमाउंट था वो P&L में चला जाएगा। समझ में आई बात। एक चीज और बता रखिए, कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज फॉर असेट इंक्लूडेड, जैसे इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपको कुछ कंपनसेशन मिल रही है जो आपकी असेट चोरी हो गई थी या खराब हो गई थी, तो उस केस में आपको, ठीक है, जब वो रिसीवेबल होगी तब उसकी इनकम हमारे को P&L में लेके जानी है, उससे पहले नहीं लेके जानी। आई होप आप लोगों को AS 10 समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।